तो नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये बात साल 2019 की है, जब आदित्य और उसके 4 दोस्तों ने ऋषिकेश में कैंपिंग करने का प्लान बनाया। एक रात जब वो आग के पास बैठे थे, तभी अचानक उनके खाने खराब हो गए। रात को आदित्य ने टेंट के बाहर अजीब आवाज सुनी और जब उसने बाहर झांका तो एक भयानक कंकाल उसके सामने खड़ा था। उसकी चीख निकल गई। वो उस पल इतना डर गया था कि सुमित उसको हटाने के लिए भागा, लेकिन एक और आवाज उन्होंने सुनी और आदित्य और सुमित दोनों दहशत में आ गए थे। क्या उस रात उस कंकाल से आदित्य और उसके दोस्त बच पाएंगे? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। साल 2019 की बात है। मैं आदित्य अपने 4 दोस्त राहुल, करण, नीरज और सुमित के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। हमारी प्लानिंग सिर्फ कैंपिंग और ट्रैकिंग की थी, लेकिन नेचर की खूबसूरती के बीच हमें जो मिलने वाला था उसका अंदाजा हमने कभी नहीं लगाया। खैर, वाटरफॉल के पास एक कैंपिंग साइट चुनी, जहां दिन में पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन रात में चारों ओर बस जंगल और सिर्फ जंगल और अंधेरा रह जाता है। शाम को हम सब हंसते खेलते आग के पास बैठे थे। नीरज ने एक लोकल दुकानदार से सुनी कहानी सुनाई। वहाँ के लोकल बुजुर्ग कहते हैं कि पहाड़ियों में कोई साया आज भी रात को भटकता है। एक ऐसी चीज जो इंसानों को दिखाई देती है, लेकिन इंसान उन्हें समझ नहीं पाते। राहुल ने हंसते हुए बोला, सब बकवास है। हम सब ने भी मजाक उड़ाया। रात बढ़ रही थी और हम सबको खेलते खेलते भूख लगने लगी। हमने अपना बैग चेक किया तो हम चौंक गए। हमारा लगभग सबका खाना खराब हो गया था। अरे, कोई जानवर उठा के ले गया होगा, सुमित ने कहा। लेकिन जंगल में जानवर आमतौर पर इंसानों के आसपास आते नहीं। करण बोला, शायद कोई और ट्रैक हमारे सामान पर हाथ साफ करके गया। हमने इसे नजरअंदाज किया और सोने के लिए टेंट में चले गए। हम रात को सो ही रहे थे। 2-3 घंटे हम सोते रहे, लेकिन करीब 2 बजे रात के नींद खुली। बाहर से ससराहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के बीच से धीरे धीरे चलकर हमारे पास आ रहा हो। मैं सोचने लगा कि कोई बंदर होगा या कोई और जानवर, लेकिन तभी किसी ने हमारे टेंट को धीरे से खरोच की आवाज आई। मैंने सुमित को जगाया, भाई ये आवाज सुना तूने? क्या है ये? उसने भी सुना और हल्के डर के साथ फुसफुसाया, अरे शायद हवा चल रही होगी, उसकी आवाजें, सो जा तू। तभी एक ठंडी अजीब सी गंध टेंट के अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस सड़ गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे से टॉर्च ऑन करके बाहर झांका। मैंने देखा, उसे शब्दों में बताना मुश्किल था। एक अजीब सा जानवर, बहुत पतला, लगभग कंकाल के जैसे, घुटनों के बल झुका हुआ था। उसकी खाल पतली और पीली थी, आंखें गड्ढे जैसी गहरी, अंदर धसी हुई और उसकी उंगली लंबी और टेढ़ी थी। वो हमारे कैंप के ठीक सामने बैठा था। हल्की हल्की गुर्राने की आवाज आ रही थी। मैंने डर के मारे सांस रोक ली। तभी धीमे धीमे मेरी ओर खिसकने लगा।
उसकी हड्डी की चरचराट आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। अचानक सुमित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो डर गया और चिल्ला पड़ा। उसने भी भयानक दृश्य देख लिया था। हम दोनों धीरे से पीछे हटने लगे, लेकिन तभी टेंट के दूसरे कोने से एक और खरोंचने की आवाज आई। सुमित ने पूछा, ये क्या है भाई? सुमित के हाथ पैर जैसे जम चुके थे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे उसकी उंगली की ठंडक साफ महसूस हो रही थी। हमारी सांसें थम गई थी और हम टेंट के बाहर वो परछाई देख रहे थे और वो परछाई अब भी रेंगते हुए आ रही थी। रात के करीब 2:10 रहे होंगे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमारी उंगली सुन्न होने लगी, लेकिन डर के मारे हमारे माथे से पसीना टपक रहा था। धीरे धीरे राहुल और करण को हिलाया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें जगाना मुश्किल हो रहा था। तभी टेंट के दूसरी तरफ से खरोंचने की आवाज तेज हो गई। इस बार ये पहले से भी ज्यादा नजदीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखून अंदर घुसा दिया हो टेंट के और टेंट को फाड़ दिया हो। एक अजीब सी घुटन भी महसूस होने लगी थी। सुमित ने मेरी बाह पकड़ ली। उसकी उंगली ठंडी और कांप रही थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और आंखें पूरी तरह फटी थी। उसके होंठ सूख चुके थे और उसकी सांसें इतनी हल्की चल रही थी कि मानो अब वो सांस लेना ही बंद कर देगा। टेंट के बाहर से गुजरने की आवाज आई। ये स्पष्ट था वो चीज जानती थी कि हम अंदर है। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि उसे सीधा पकड़ना मुश्किल हो रहा था। सुमित ने मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाया, आदि कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ। ये कोई जानवर नहीं, कुछ और ही है। टेंट के बाहर कदमों की आहट हुई। हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घसीटने की आवाज हो। मैंने अपनी सांसें रोक ली। तभी अचानक टेंट की जिप को धीरे से मैंने खोला। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों से उसकी गूंज साफ सुनाई दे रही थी। टेंट का छोटा सा हिस्सा खुला और मैंने झलक पाई। लंबी उंगली, सूखी चमड़ी और हड्डी और गंदे नाखून, फटे हुए नाखून और किसी नुकीली पत्थर जैसे कोई जीव हमने देखा था। सुमित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों पसीने से भीग चुके थे, लेकिन इतनी ठंड थी कि हमारे हाथ जम चुके थे। हमने सुना कि नीरज हल्के से करवट बदल रहा था, लेकिन उससे इस डरावने माहौल की जरा सा भी भनक नहीं थी। टेंट का कपड़ा अचानक अंदर की तरफ दबा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। हमने महसूस किया कि वो चीज अब ठीक हमारे सामने थी। सोचिए दोस्तों, क्या होगा फेस टू फेस। उसकी सांसें हमें महसूस हो रही थी, एक भारी बदबूदार और एक अजीब सी गंध वाली सांस। मैंने अपने अंदर की हिम्मत जुटाकर धीरे से साइड में रखे बैग को पकड़ा, जिसमें हमारा एक चाकू था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, वो चीज टेंट के ऊपर चढ़ गई। उसकी हल्की हल्की गुर्राहट की आवाज एक अजीब थी। ऐसा लग रहा उसकी हल्की हल्की गुर्राहट की आवाज अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सारे जानवर खर्राटे ले रहे हो। सुमित ने धीरे से कहा, आदित्य, ये हमसे खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक टेंट के बाहर कदमों की आहट और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब सिर्फ एक नहीं, कई सारे पैर इधर उधर चल रहे हो। ये कितने हैं और हम यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, या टेंट के अंदर हमारी मौत हो जाएगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अब वो तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। उनके पैर की घिसटने की आवाज़ लगातार हमारे चारों ओर गूंज रही थी। मैंने टाइम देखा तो 2:30 हुए थे। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि सांसें छोड़ते ही हल्की सी भाप निकल रही थी, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि पसीने से कपड़े गीले हो चुके थे। नीरज अचानक नींद से उठा। उसने चारों ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन तभी टेंट के बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आई। ये किसी इंसान की आवाज़ जैसी लग रही थी, लेकिन वो भाषा हमें समझ में नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमी टूटी फूटी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा हो। सुमित ने मेरे कान में धीरे से कहा, आदित्य, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, लेकिन सवाल था कैसे? कैसे हम टेंट से बाहर जाएंगे? बाहर तो कुछ भी हो सकता है। वो हमारे चारों ओर घूम रहा था। हर कुछ सेकंड में वो कभी टेंट के पीछे, तो कभी टेंट के सामने, तो कभी टेंट के अगल बगल आ जाता। नीरज ने धीरे से टॉर्च उठाई, लेकिन मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। नहीं, अगर हमने रोशनी जलाई तो वो जान जाएंगे कि हम जाग चुके हैं और शायद हम जिंदा ना बचे। मैंने धीरे लेकिन सख्त लिहाज में कहा। तभी टेंट के बाहर अचानक से पत्तों पर कोई चीज गिरी। हम सबकी सांसें अटक गई। राहुल अभी तक सो रहा था। करण भी आंखें बंद पड़ी थी। शायद वह अब समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। मैंने धीरे से टेंट की दीवार के पास कान लगाया। बाहर अब भी धीरे धीरे सांसों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब से हमें सूंघने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक टेंट के ऊपर कुछ सरकने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा हो। नीरज के हाथ से टॉर्च गिर गई और हल्की सी आवाज़ हुई। सब कुछ अचानक रुक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ना पैर पौधों की सरसराहट, टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट, एकदम शांति। लेकिन ये शांति और ज़्यादा खतरनाक थी। सुमित ने मेरी बाँह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द होने लगा। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, भाई, ये शांति अच्छी नहीं लग रही। अचानक टेंट के ठीक सामने से एक तेज चीख सुनाई दी। अब हम सब डर के मारे उछल गए। करण भी अब उठ चुका था। राहुल बड़बड़ाते हुए उठा, घबरा कर बोला, क्या हुआ? कौन चिल्लाया? लेकिन हम सबको पता था कि वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर और इंसान के बीच लड़ाई हो रही हो, जैसे किसी की आवाज़ को ज़बरदस्ती खींच लिया हो। अब और इंतज़ार किया नहीं जा सकता था। हमें भागना ही था। लेकिन टेंट खोलते ही सामने जो था उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। टेंट की जिप खोलते ही बाहर का नज़ारा ऐसा था जिसे देखने के बाद हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर घना अंधेरा, लेकिन टॉर्च की हल्की रोशनी में हमने जो देखा वो किसी बुरे सपने से बहुत ज़्यादा डरावना था। एक लंबा, बिल्कुल हड्डियों से भरा जीव हमारे आंखों के सामने था। उसकी खाल पीली और सूखी थी, मानो किसी मरे हुए इंसान के शरीर की चमड़ी सिर्फ हड्डियां बची थी और उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, लेकिन वो चमक रही थी जैसे कोई अंधेरे में लाइट जली हो। ऐसा लग रहा था। राहुल और करण की सांसें अटक गई। सुमित के हाथ मेरे कंधे पर आ गए। नीरज के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। चीज़ें हमारे ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी हम हिल नहीं सकते थे। एक अजीब सी खामोशी जो और भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। ठंडी हवा की झोंके, ऐसा लग रहा था कि हमारा शरीर गला देगा। कोई आवाज़ नहीं। हमारे चारों ओर सिर्फ वही खड़ा था,
इंसान था या हैवान, सांसें भी तो नहीं ले रहा था। उसकी गर्दन दाएं बाएं भी नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक वह एक तरफ झुक गया, जैसे उसकी हड्डी खुद ही टूट रही हो। उसका मुंह खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ धीरे धीरे उसने अपना एक हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। राहुल चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। लेकिन फिर भी वो तेजी से भागा और जाके एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वो चीज इतनी तेजी से आगे बढ़ी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे कोई मरा हुआ इंसान रेंगता है। भागो सुमित, भागो, चिल्लाया, और हम सब होश हवास भूलकर दौड़ पड़े, भाग पड़े। सब चिल्लाकर इधर उधर दौड़ पड़े। रात के करीब 3 बज चुके थे। जंगल के अंदर भागते हुए हमें रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। हम गिरते फिरते फिसलते हुए नीचे जा रहे थे। हम पेड़ों से भी टकराए, लेकिन रुकने का सवाल ही पैदा नहीं था। पीछे से भारी भारी सांसों की आवाज आ रही थी और हमें महसूस हो रहा था कि वो चीज हमारा पीछा कर रही थी। पास ही में एक वाटरफॉल के रास्ते एक छोटा लकड़ी का पुल आता है। हम किसी तरह वहां तक पहुंचे, लेकिन तभी करण अचानक रुक गया। बोला, राहुल कहाँ है? हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन हमारे साथ राहुल नहीं था। राहुल गायब हो गया था। उसकी चीखें अब जंगल में गूंज रही थी और कहीं पीछे छूट गया था। शायद हम देख नहीं पाए, क्योंकि हम अपने आप को बचाने में लग गए। हम सब ने बोला उसे बचाना होगा, मैंने कहा, लेकिन सुमित का चेहरा एकदम साफ सफेद पड़ चुका था। अगर हम रुके तो वो हमें भी मार देगा, हम भी नहीं बचेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, तो उसने कांपते हुए आवाज में बोला। तभी जंगल के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। आराम से कोई हंस रहा था, लेकिन वो राहुल की आवाज नहीं थी। वो हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती इंसान की आवाज निकालने की कोशिश की हो। राहुल की चीखें बंद हो गई थी, लेकिन जंगल में उसकी जगह अब कोई दूसरा हंस रहा था। हमने एक और देखा, नीरज की आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थी। करण के होठ सूख गए थे और सुमित के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। रात के करीब 3 बज चुके थे। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद की रोशनी नहीं थी। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमारी उंगली जम रही थी, लेकिन पसीने से हमारे कपड़े चिपक चुके थे। पूरा जंगल काले साए जैसा लग रहा था और उनके बीच कहीं राहुल खो गया था। हमें उसे ढूंढना होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी खुद की आवाज भी कांप रही थी। आदित्य सोच समझकर बोला। अमित फुसफुसाया, अगर राहुल अब भी जिंदा होता तो वो चीखता, वो मदद के लिए हमें पुकारता, लेकिन ये हंसी आ रही है। करण ने डरते हुए सिर हिलाया। वो हंसी राहुल की नहीं थी, कुछ और था, बहुत बुरा। तभी पेड़ों के बीच से सरसराने की आवाज आने लगी। हम सबका ध्यान उधर गया। कुछ तो था वहाँ, कुछ तो था, हम सब ने बोला। पेड़ों की आड़ में हल्की सी हरकत दिखाई दी, कुछ झुका हुआ, कुछ बहुत लंबा, बहुत पतला, और उसकी गर्दन झुकी हुई, जैसे इंसानी हड्डी को मोड़ दिया हो। फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और हमें साफ दिखाई दिया। राहुल नहीं था, वो कुछ और था। उसके आंखें अंदर धसी हुई थी, चेहरे की चमड़ी सिकुड़ चुकी थी और उसका शरीर अजीब सा ढह गया था। उसकी चाल वैसे नहीं थी जैसे आदमियों की होती है। पहले हमने देखा, गौर से देखा, टूटी फूटी जैसे कोई मरा हुआ इंसान रेंगते हुए चल रहा हो। राहुल, करण ने कांपते हुए पुकारा।
राहुल का सिर अचानक बुरी तरह झटक गया, जैसे उसकी गर्दन के अंदर उसकी हड्डी टूट गई हो। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट इंसानों की नहीं थी। उसके होठों के पीछे दांत नहीं थे, बल्कि कुछ और था, कुछ भयानक, जैसा चमड़ी के नीचे कुछ और छुपा हो। और वो शरीर राहुल का नहीं था। और फिर बोलने की कोशिश, उसकी आवाज़ बिल्कुल हमारे जैसी नहीं थी, एकदम अलग, बिना किसी भाव के। उसका पूरा किसी भी हमारा पूरा शरीर ठंडा हो गया। हम सब उसको देख रहे थे, लेकिन ये राहुल नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत पुराना, बहुत खतरनाक। सुमित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से चीखा, भागो यहाँ से। हम भागने लगे, लेकिन जंगल के अंधेरे में पीछे वो परछाई अब भी हमारे पीछा कर रही थी। घसीट घसीट कर वो पीछा कर रही थी, हंसती, हमें बुलाती, लेकिन हम डर के मारे जंगल में भाग रहे थे। लेकिन पीछे से घिसने की आवाज आ रही थी हमारे कानों में। हमारे शरीर के अंदर तक की हड्डियां जम चुकी थी। लेकिन उससे ज्यादा डरावना ये था कि उन सब ने, उस अजीब जीव ने हम सबका नाम पुकारा। मैंने टाइम देखा तो रात के 3:30 बज चुके थे। हमारे कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चमर चमर की आवाज आ रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हमें अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ भाग रहे हैं, बस हमें इतना था कि हमें इस जगह से निकलना है। हम बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। सुमित आगे था, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे नीरज और करण। हम सब भाग रहे थे, लेकिन हमारे साथ राहुल नहीं था। लेकिन वो चीज कुछ और वो चीज अब भी हमारा पीछा कर रही थी। तभी अचानक करण के कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उठो जल्दी, सुमित चिल्लाया, लेकिन तभी हम सब ने वो सुना, करण के ठीक पीछे सूखे पत्तों पर भारी कदमों की आहट। हम पलटे और टॉर्च की हल्की रोशनी में हमने देखा राहुल, या कुछ और, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह। उसकी चाल टूटे हुए इंसान जैसी थी। उसकी गर्दन अब टेढ़ी थी और उसकी आंखों के अंदर कुछ था जो इंसानों में नहीं होता। कुछ भूखा, कुछ बहुत पुराना, कुछ भयानक। करण हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली जमीन से उठाई, कड़क एक अजीब आई। वो दर्द से चीखा। उसका हाथ एक पुराने जानवर की हड्डी पर पड़ा जो शायद सालों पहले मर चुका था। लेकिन ये कोई आम हड्डी नहीं थी, वो इतनी बड़ी थी कि हम आपको बता नहीं सकते। किसी इंसान की टांग जितनी लंबी, इतनी। हमारे दिमाग ने समझने की शक्ति खो दी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह सही है या गलत। नीरज अपने में कुछ बुदबुदाया और आवाज आई। उसकी आवाज कांप रही थी। यहाँ पहले भी कुछ हुआ है, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। करण अब भी जमीन पर पड़ा था और राहुल खो गया था जंगल में। उसका ख्याल तो हमें आ ही रहा था। मैंने करण का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी राहुल की उंगली उसकी शर्ट के कोनों को छू गई। करण ने चीख मारी, बहुत तेज चीखा। वो गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इतनी तेज करण चीखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसकी पूरी बॉडी झटके खाने लगी। करण, सुमित चिल्लाया और पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन करण अब कुछ और नहीं हो रहा था हमसे। हमने देखा उसकी त्वचा, चमड़ी, छोटे छोटे काले निशान उभर रहे थे उसकी चमड़ी पर, जैसे धीरे से कुछ रेंग रहा हो। उसकी आंखें में अब डर साफ झलक रहा था, कुछ ठंडा, कुछ भूखा। हमने उसे छोड़ा और पूरी ताकत से हम अपनी जान बचाने लगे। 3:45 हो चुके थे।
अब हम जंगल के बीचों बीच थे। रास्ता कोई नहीं था और पीछे अब दो परछाई हमारा पीछा कर रही थी। हमारी सांसें तेज चल रही थी। पैर हमारे बचने नहीं थे क्योंकि भाग भाग कर पैरों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन हम रुके बिना दौड़ रहे थे। अब हम 5 से 3 थे। सुमित, नीरज, करण पीछे रह चुके थे और राहुल भी अब नहीं था। रात के 3:30 बज चुके थे। जंगल और घना होते जा रहा था। अंधेरा भी बस हमारे टॉर्च की रोशनी ही बची थी और हमारे तेज कदमों की आवाज हमारे साथ थी, लेकिन पीछे वो दो परछाई अब भी हमारा पीछा कर रही थी। नीरज, जल्दी भागो, तेज भागो सुमित, बोलते हुए हम सब भाग रहे थे, लेकिन नीरज का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, जैसे उसके अंदर अब और ताकत नहीं बची हो। तभी धड़ाम से नीरज गिर पड़ा। हम दोनों रुके। नीरज, मैंने उसे चिल्लाने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कांप रहा था। उसकी हथेलियों उस जमीन पर टिकी थी और जब मैंने टॉर्च से देखा तो मेरा शरीर ठंड से सहम गया। जमीन पर खून था। नीरज, तू ठीक है? सुमित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी नीरज ने सिर झुकाया और उसकी आंखें बदल चुकी थी। उसमें कुछ इंसानी चीज नहीं बची थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसके होठ पर अजीब सी दरार पड़ गई थी, जैसे कोई सूखी हुई चमड़ी फट रही हो। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला, लेकिन वो जब हमने देखा तो उसके दांत नहीं थे, बस काले गड्ढे और उसके अंदर कुछ हिलता हुआ जो इंसानी चीज नहीं थी। आवाज भी भयानक थी। आवाज। सुमित झटके से पीछे हटा। नहीं, तू नीरज नहीं है, तू कोई और है। नीरज अब इंसान नहीं था। उसका पूरा शरीर झटके खाने लगा था। उसकी उंगलियां लंबी हो रही थी और उसकी हड्डी ऐसी मुड़ रही थी जैसे अंदर से कोई उसे तोड़कर कुछ नया ही रूप दे रहा हो। भागो, मैंने कहा। सुमित को खींचा और हम दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। अब जंगल के पीछे 3 परछाई। हम दौड़ कर इधर उधर भाग रहे थे और वो तीनों परछाई हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। रात के 4 बज चुके थे। अब इसे रात के 4 बोलो या सुबह के 4 बोलो, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हम भाग रहे थे, लेकिन हमारे कदम अब भी भारी होने लगे थे। घबराहट के मारे मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सुमित मेरे ठीक बगल में दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन वो भी जानता था अगर रुके तो हम ख़त्म हो जाएंगे। सुबह के 4:55 हो चुके थे। हमारे पीछे 3 परछाई थी जो कभी हमारे दोस्त थे, अब वो कुछ और बन चुके थे। उनकी चाल टूटी फूटी इंसानों जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भूखमरी छलक रही थी, जैसे वो हमें खा जाएगी, निकल जाएगी। हम भाग रहे थे। आगे एक नीचे रास्ता जाते हुए मैंने देखा, शायद वो वाटरफॉल की तरफ जाता हो। हमने बिना सोचे समझे उधर दौड़ लगा दी। ठंडी हवा के झोंके हमारी हड्डियों को चुभ रहे थे, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। सुमित, हमें बचना होगा, मैंने हाँ बोला, लेकिन सुमित कुछ नहीं बोला। बस वो आगे भाग रहा था, जैसे कुछ सोच ही नहीं पा रहा हो। अचानक हम दोनों फिसले और नीचे जमीन पर गिर पड़े। नीचे की जमीन गीली थी, शायद झरने की वजह से हम घास और कीचड़ के दलदल में जा गिरे थे। हमने देखा तो बस अंधेरा, और हमारा दिमाग में एक ही ख्याल आया कि अब क्या होगा। हम कुछ सेकंड लुढ़कते एक जोरदार पत्थर से जाकर टकरा गए। शरीर पूरा सुन्न हो गया, लेकिन अब हम अभी जिंदा थे। लेकिन पीछे से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। सन्नाटा। हमने फिर से अपना सिर उठाया और टॉर्च को पकड़ा और टॉर्च ऑन की, लेकिन धुंधली
हो गई थी। टॉर्च की लाइट कम थी, सामने गहरी झाड़ी और अंधेरा था। बहुत बड़े बड़े पेड़ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। क्या वो चले गए? सुमित ने कांपते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सही नहीं लग रहा था। इतनी आसानी से वो नहीं जाने वाले थे। तभी हवा में एक सड़सड़ आया, एक आवाज़ आई। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा और जो हमने देखा वो हमारे दिल को फाड़ देने वाला था। वो ऊपर पेड़ों पर थे, तीनों। उनकी गर्दन लटकी हुई थी, शरीर अजीब सा मुड़ रहा था और उनकी आंखें टिमटिमा रही थी। बस वो देखे जा रहे थे और फिर उसमें से एक ने हल्के से अपना सिर टेढ़ा किया और धीरे धीरे मुस्कुराया। हम नीचे पत्थर के पास गिर पड़े। हमारी सांसें तेज चल रही थी और सामने पेड़ों की ऊंचाई, वहां पर तीनों लटके हुए थे। उनकी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी थी, आंखें थी ही नहीं और चेहरा अजीब सी, और चेहरे पे अजीब सी मुस्कान, और उनकी उंगलियां इतनी लंबी और टेढ़ी जैसे सूखे पेड़ की टहनियां हो, ऐसा। हमारी टॉर्च की हल्की सी रोशनी में उसकी चमड़ी पीली दिखाई दे रही थी, पतली और सूखी हुई, मानो किसी ने उसकी पूरी ताकत को सोख लिया हो। लेकिन सबसे डरावना चीज था उनकी आंखें। वो हमें देख रहे थे। सुमित, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। ये इंसान नहीं है। सुमित की आंखें चौड़ी हो चुकी थी, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसमें खून ही नहीं बचा था। हमें क्या करे, क्या करना चाहिए? आदित्य, यहाँ से भागो, बस भागते रहो। क्या देख रहे हो? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को गले लगाया। फिर उन्होंने हिलाना शुरू किया, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं हिल रहे थे। उनके शरीर टूटी हुई लकड़ी की तरह थे। उनकी उंगलियां तो मानो लंबी ही होती जा रही थी और उनकी गर्दन ऐसे हिल रही थी जैसे अंदर की हड्डी पूरी की पूरी चूरा मन चुकी हो, हड्डी हो ही ना। और फिर उसमें से एक कूद गया। भागो, हमने कुछ बिना सोचे समझे वहां से दौड़ लगा दी। सुबह के 4:20 हो गया था। जंगल में और भी अंधेरा था, घना अंधेरा। हमें चारों ओर पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। हमारे कदमों की आहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हम जानते थे वो हमारे पीछे थे। सुमित मुझसे आगे था। वो सीधा नीचे नदी के रास्ते की ओर भागा, चिल्लाया। मेरी टॉर्च अब कमजोर हो रही थी, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने सड़सड़ाने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। राहुल ठीक मेरे पीछे था, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा लंबा हो गया था, उसका चमड़ा सिकुड़ चुका था, उसकी आंखों की जगह कुछ और ही था और उसकी उंगली जमीन तक छू रही थी। और जब उसने अपना मुंह खोला तो अंदर तो दांत ही नहीं थे, बल्कि अंदर कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। उसकी आवाज़ अंदर तक हिला देने वाली थी, जैसे कोई सारे टूटे फूटे, जिसे बहुत सारी बोतल टूट रही हो। मैंने पूरी ताकत से दौड़ा। सुमित अब भी मुझसे आगे था, लेकिन तभी वो रुक गया। उसके ठीक सामने नीरज खड़ा था और उसके ठीक पीछे करण। अब हम चारों ओर से घिर चुके थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुन के जाइएगा। एक नया मोड़ आने वाला है, जिससे ये और डरावनी कहानी का माहौल हो सकता है। सुमित एक पल के लिए जड़ से खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने नीरज करण को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दोनों के शरीर से मानो कुछ बहुत ही भयानक बदलाव हो चुका था। उनकी चमड़ी और गंदी होती जा रही थी और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इन आम तौर पर इंसानों में नहीं होती। नीरज के हाथ की उंगलियां अब भयानक तरीके से मुड़ी हुई थी। करण के कंधे अजीब से त्रिकोण बना रहे थे, जैसे उसकी हड्डियां अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो। ये क्या हो गया है इन्हें? सुमित की आवाज आई कांपते हुए।
हमें यहाँ से निकलना होगा, सुमित ने बोला। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन मेरी आवाज़ में भी डर साफ झलक रहा था। मेरी धड़कन इतनी तेज थी और कानों में गूंज रही थी, भागो, मैंने लगातार गला फाड़ कर कहा। लेकिन इससे पहले कि हम हिल भी पाते, नीरज ने अपनी गर्दन को एक भयानक एंगल पर घुमाया और धीमे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रूह को कपा देने वाला था। करण ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि उसे देखते ही मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो उसकी हड्डियां किसी पुराने ताबूत से निकली हो और जबरदस्ती जोड़ी गई हो। हम फंस गए हैं, सुमित बुदबुदाया। लेकिन मैंने कहा, रुको, ये तो हमारी आखिरी रात होगी। नीरज और करण अब तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। उनकी कदमों से सूखी पत्ती चरमरा रही थी और उनकी सांस इतनी भारी थी कि पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैंने सुमित का हाथ पकड़ा और हम दोनों अंधेरे में भागने लगे। हर कदम के साथ पीछे से उसकी भयानक हंसी की आवाज़ भी आ रही थी। हमारे कानों में आवाज़ आती जा रही थी। ठंड भी इतनी हो चुकी थी कि हम कांप रहे थे। हमारी हड्डियां जमने लगी, लेकिन डर ने हमें दौड़ने पर मजबूर कर दिया। आगे का रास्ता दिख नहीं रहा था। सुमित ने हाँफते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दौड़ते रहो। मैंने लगभग चीखते हुए कहा, जंगल और घना हो चुका है, पेड़ों की शाखाएं हमारी ओर आ रही है, ऐसा लगा हमें। लेकिन हमने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की और तभी पीछे से एक भयानक चीख ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। हम रुक गए। पेड़ों के बीच गहरी काली छाया में वो तीनों खड़े थे। उनकी परछाई अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उनका आकार लंबा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। उनके चेहरे पर अजीब सी दरारें थी और उनकी आंखों से चमचमाती हुई कोई चीज निकल रही थी। उनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन उनकी आवाज फिर से गूंज उठी। सुमित ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अब क्या करें? मैंने गहरी सांस ली। हमें बस एक ही चीज करनी है, भागना। सुमित ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अब क्या करेंगे? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना। लेकिन कहाँ भागना? जंगल चारों तरफ से घना था, अनजान था और हमारे पीछे तीन परछाई जो कभी हमारा दोस्त हुआ करती थी, मगर अब ऐसा बन चुके थे जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। दूसरी तरफ चलते हैं, मैंने सुमित से कहा और मेरी खुद की सांसें धीमी हो गई थी। हम पेड़ों के बीच से निकलकर नीचे की तरफ दौड़ने लगे। हमारी टॉर्च की रोशनी अब और कमजोर हो रही थी। हर शाखा, हर जड़ हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि भागने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन डर से उस ठंड का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे अंदर डर बहुत ज़्यादा था। पीछे से आवाज़ आ रही थी। अचानक सुमित का पैर एक मोटी जड़ से टकराया और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। उठो, मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ खींचा। ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है। हमने खुद को संभाला और फिर भागने लगे। अब अजीब आवाज़ें आ रही थी, बहुत भारी भारी, जैसे किसी ने हमारे चारों ओर जाल बना दिया हो। मेरी धड़कन इतनी तेज थी और कान भी सुन हो रहे थे। दिमाग तो पहले से ही सुन था। तभी एक जोरदार चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया और मेरी रीढ़ की हड्डी भी हिल गई। मैं रुक गया, सुमित भी रुका। सुमित ने फुसफुसाया। उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बस अंधेरे की तरफ देखा जा रहा था जहाँ से आवाज़ आई थी। मैंने अंधेरे की तरफ देखा जहाँ से चीख आई थी। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन वो सन्नाटा अब बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। हर पत्ता जैसे किसी भूत या फुसफुसाना ऐसा लग रहा था। हर पत्ता
मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम सच में बच पाएंगे? सुमित ने मेरे हाथ को झटका दिया। चलो रुको मत। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो अभी भी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी बात मानकर दौड़ पड़ा। अब आगे क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसकी दूसरी वीडियो तुरंत मैं लाऊंगा इसी चैनल पर। तब तक टाटा, बाय बाय, सायोनारा। और डर जरूरी है।